बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो केस चल रहा है कि उनको कलअदम करार दिया जाए इन कोर्ट्स में, और जो ट्रायल हो रहा है सिविलियंस का वो वहाँ पे ना हो, इस पर काफ़ी बड़ी पेशरफ्त हुई है। फ़िलहाल तो ये मामला टल गया है कि जुलाई में जाके इसकी दोबारा समाअत होगी। आज इस समाअत में क्या कुछ हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन जो ही ये समाअत ख़त्म हुई है उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से एक इख्तलाफी नोट अभी से सामने आ गया है। हालांकि वो बेंच का हिस्सा हैं, लेकिन नोट पहले आ गया, और जो नोट उन्होंने तहरीर किया था ये किया था 23 जून को। 23 जून को गुजरे 4 दिन होने वाले हैं और 4 दिन बाद आज उनका नोट जो है वो पब्लिक किया गया है। इसकी वजह जानते हैं, और आज ईद गुजारने का और रब्ता करने का भी कुछ लोगों के साथ जिक्र हुआ, उस हवाले से भी जानते हैं सईद बलोच साहब से। सईद बलोच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले बताइएगा, 23 जून को लिखा हुआ नोट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का, ये 4 दिन बाद क्यों मंजर आम पर आया? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, हमारे लिए भी ये बड़े एक हैरानी की बात थी कि 22 जून को पहली समाअत हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हुए। उनके भी कुछ असूली इख्तलाफात थे, कुछ एतराज़ात थे जो उन्होंने बरी कोर्ट के अंदर वो बयान किए, और उसके बाद वो बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस की जानिब से 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया गया। अगले दिन यानी कि जब दूसरी समाअत थी जुमे के रोज़, तो उस वक्त ये इख्तलाफी नोट इसको कहें या एक तरह का, वैसे उन्होंने एक नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बेंच का हिस्सा भी हैं, बिल्कुल बेंच का हिस्सा भी हैं, और उन्होंने चीफ जस्टिस को एक नोट लिखा और उसमें ये उन्होंने मुतालबा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान का सियासी माहौल बहुत ज़्यादा कशीदा है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी पाई जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, PMLN हो, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या जो हुकूमती इत्तेहाद है, तमाम सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी है। आप कराची की बात करें, जहाँ पे मेयर का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे अब पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी के दरमियान एक सियासी कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो एक पूरे मुल्क के अंदर एक इस तरह की सिचुएशन है जी। और आप देखें कि जब ये बेंच बना, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद अलग हुए, और उसके बाद अगले दिन जब 7 रुकनी बेंच बना, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर वफाकी वजीर दाखिला की जानिब से एक बार फिर किस तरह के बयान दिए गए, और उनकी जानिब से तो बज़ाहिर ये भी एक खुला बयान वाजे था और ढके छुपे अंदाज में एक धमकी थी कि 14 के अब ये सात रुकनी लार्जर बेंच भी जो फैसला दे, कहीं ऐसा ना हो कि इसके फैसले का अंजाम भी 14 मई वाले सात फैसले की रुकनी तरह। बेंच बना तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद पहले अनाउंस किया कि ये 9 रुकनी अब बेंच नहीं है, अब ये 7 रुकनी है। 7 रुकनी में से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी अलग हो चुके हैं। उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट आना, इस बेंच पर क्या असर पड़ेगा इसका? क्या जो उन्होंने डिमांड की है कि बेंच जो है चेंज किया जाए, लार्जर बेंच की तरफ चीज़ें या फुल कोर्ट की तरफ चीज़ें जो है वो लेके जाए जाएँ, वो मुतालबा मंजूर होगा उनका? देखिए, अहम सिचुएशन इस हिसाब से है कि इब्तदाई तौर पे 9 रुकनी लार्जर बेंच बना था। उस जी। लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और अब जस्टिस याहिया अफरीदी, ये 4 जजेस बनते हैं। यानी 9 में से 4 जजेस ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बननी चाहिए। उसकी एक वजह यह भी है कि 2015 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी ये जब 21वीं आईनी तरमीम हुई और वो 21वीं आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उस वक्त उस केस की समाअत के लिए भी फुल कोर्ट बैठी थी। यानी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस थे और 17 के 17 जजेस ने बैठकर इस केस के ऊपर समाअत की थी। अब भी ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स के को वैलिडेट कर चुकी है, उनकी तौसीक कर चुकी है, उनको कानूनी करार दे चुकी है, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी या 7 रुकनी या 6 रुकनी लार्जर बेंच उस 17 रुकनी लार्जर बेंच को के फैसले को, फुल कोर्ट के फैसले को कैसे ख़त्म करेगा? सही। तो ये एक सबसे बड़ी इस वक्त जो रुकावट कह लें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस लार्जर बेंच के सामने है। दूसरी बात यह है कि मुझे जो लगता है, जो मेरी एक ज़ाती राय है, वो ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के नोट को 4 दिन तक दबा के रखना, मेरे ख्याल में शायद चीफ जस्टिस ये चाहते थे कि ये मामला कुछ तूल पकड़े, कुछ ताख़ीर का शिकार हो। फिर इसी दौरान अब देखें कि जस्टिस जो हैं मंसूर अली शाह, उनके ऊपर एतराज़ आया, वो बेंच से अलग हो गए। अब ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त छुट्टियां भी हैं, बहुत सारे जजेस जो हैं वो इस वक्त दस्तयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो छुट्टियों पर शायद बैरून मुल्क कुछ जजेस जो है वो चले गए हों। तो ये एक
बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो बन जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की एक खातून जज जस्टिस मुसर्रत इलाली, जिनके नाम की सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन अभी तक बाकायदा पेशावर उनका हाई कोर्ट से जो जी जी सीनियर जज हैं। जो जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट की, अब वो सुप्रीम कोर्ट आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद हो जाएगी 16। सही। 15 इस वक्त है, वो 16वीं जज सुप्रीम कोर्ट की होंगी। तो अब अगर उनके आने तक ये फुल कोर्ट नहीं बनती, जैसे कि अब बाज़ाहिर नजर आ रहा है कि अब मामला जुलाई के तीसरे हफ्ते तक चला गया, तो मुमकिन तौर पर उनके आने के बाद अगर ये फुल कोर्ट बनती है तो 16 जजेस होंगे। अब इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज़ उठ चुका है, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरी जो एक राय है वो ये है कि अगर फुल कोर्ट बनती है तो शायद वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर जो एक एतराज़ है उनका, वो एतराज़ वापस ले ले। सही। आज की जो हेयरिंग हुई है, आज जो समाअत हुई है, उसके अंदर आर्मी सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के बारे में काफ़ी सवालात उठाए जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से। ये 1D 2D इसके बारे में बताएं हमें कि ये कैसे लोगों को आप कैद में रख सकते हैं, इनका ट्रायल कर सकते हैं, और इस ट्रायल के लिए लीगलाइज होना कितना ज़रूरी है, उसकी लीगैलिटी के बारे में। वो क्या मामला था कि क्या एक बंदा जिसने प्लानिंग की है या उसका फ़िज़िकल वहाँ पे होना ज़रूरी है। इन सवालात से यही अभी तक जो तासुर मिला है वो ये है कि इमरान खान के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट में केस चलने की तरफ चीज़ें जा रही थी, आज की हेयरिंग के बाद क्या आप समझते हैं कि वो हट गई हैं वो चीज़ें? देखें, जो गुज़श्ता रोज़ अगर आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जी। तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि हमने अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत जिन अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की है, कोर्ट मार्शल उनका किया है, वो तमाम गैर इरादी गफलत बरतने की वजह से हुआ है। जी। DGISPR ने PTI के जो मुजाहिरीन थे और फौज के अंदर नेक्सस के हवाले से कोई बात नहीं की, बयान भी शामिल उनको कोई हटाया क्यों जी गया? एक जुमला या एक लफ्ज भी उसमें शामिल नहीं है। बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने 2 से 3 बार इस बात का जिक्र किया कि गैर इरादी गफलत बरतने की वजह से इन अफसरान को नौकरियों से बर्खास्त किया गया और इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल करते हुए ये तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट है, आर्मी एक्ट का जो सेक्शन है 21D रोमन 1, जी। ये बात करता है नेक्सस की, जी। कि आपका जो मुजाहिरीन है वो और जो फौज के अंदर जो एहलकार या अफसरान हैं उनके दरमियान आपस में कोई कम्युनिकेशन हो, वो आपस में राब्ते में हो, उनकी कोई प्लानिंग में कहीं से वो उसमें शरीक हो, तो ये एक नेक्सस, एक जोड़, एक लिंक बनता है जिसकी बुनियाद पे फिर आप अपने उन अफसरान या एहलकारों के खिलाफ तो कार्रवाई करती है फौज, फिर साथ वो इन जो सिविलियन होते हैं ये इनके खिलाफ भी कार्रवाई करती है। सही। आज सुप्रीम कोर्ट में केस की जब ये समाअत हुई तो ये 2 चीजें बार बार वो जेर बहस आ रही थी कि जो 1D आर्मी एक्ट का 1D 2D आर्मी यही हो जी रहा जी आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन D सब सेक्शन आगे फिर रोमन 1, ये आपको कहता है नेक्सस के बारे में। अब जो कार्रवाई इस वक्त हो रही है ना, 102 मुजाहिरीन जो फौज के हवाले किए गए हैं, ये तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कल पिछली समाअत में बोला कि कोई ट्रायल नहीं हो रहा, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके 102 का ट्रायल भी हो जी जी मैं उस हवाले उस पर भी मैं थोड़ी सी वो बात करूंगा। अब जो फौज के हवाले किए गए हैं ना 102 अफराद, ये किए गए आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन D सब सेक्शन रोमन 2 के बारे में। अब ये कहते हैं कि जो हवालगी का प्रोसेस है सारा वो इस सेक्शन के तहत मुकम्मल किया गया, लेकिन उसके ऊपर भी फिर जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से गुज़श्ता 2-3 समातों से हम देख रहे हैं कि वो बार बार ये सवाल उठा रही हैं कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने या किसी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इन सिविलियंस को फौज के हवाले किया है तो इस बात का तयन कैसे किया गया है कि आपने तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार, तो आपकी पंजाब पुलिस ये इकरार करती है कि हमने इतने लोग पकड़े हैं, PTI का ये दावा है कि हमारे मजमूई तौर पर तकरीबन कोई 10,000 सियासी कारकुन जो है वो गिरफ्तार है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार ये सवाल उठा रही है कि ये जो हजारों लोग आपने पकड़े हैं, इसमें से इन 102 लोगों का तयन किस बुनियाद पर किया गया है कि इनके मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलाए जाएंगे। जब 2 रोज पहले जुमे के रोज इस केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त एक जो वकील थे PTI इसके जो दरखास्त गुजार हैं एतजाज एहसन, उनकी जानिब से भी ये एतराज उठाया गया। तो उन्होंने कहा कि फर्ज करें एक शख्स अपने घर में सोया पड़ा है, अपने घर में एक शख्स सोया पड़ा है, एक मिलिट्री का अफसर जो है वो ये कहता है कि ये फलां शख्स का जो केस है ना ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलना चाहिए, तो उस अफसर ने इस बात का तयन कैसे किया कि फलां शख्स जो घर में सोया हुआ है इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको गिरफ्तार करके मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जाए ताकि इसके खिलाफ
फौजी अदालतों के अंदर कार्रवाई अमल में लाई जाए, तो उस बात का तयन कैसे होगा? वो शवाहिद कौन से हैं, वो दस्तावेजात कौन सी हैं जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया जा रहा है कि फलां शख्स दिया जाए, फलां शख्स दिया जाए? इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 से 4 बार ये इस्तेलाह यूज हुई, पिक एंड चूज वाली। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से इसके ऊपर 2 से 3 बार सवाल उठाया गया, अटॉर्नी जनरल से भी पूछा गया कि ये पिक एंड चूज क्यों हो रही है कि फलां शख्स जो है वो उसका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, फलां शख्स का चलेगा, फलां शख्स का चलेगा। इस बात के अभी तक अटॉर्नी जनरल की जानिब से या जो हुकूमती वकला है, अभी तो हुकूमती दीगर जो वकला हैं, वज़ीर आज़म के वकील हो गए, वज़ीर दाखिला के, वज़ीर दिफा के वकील, उनकी जानिब से दलाइल होंगे, मुमकिन तौर पर अब अगली समात पे होंगे। तो ये सवाल अभी भी इसी फिलहाल आपको लग रहा है कि जैसे प्रोसीडिंग्स चल रही, इमरान खान फिलहाल इमरान खान का केस जो है मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाता नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है? देखिए, मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे पहले कहा कि DGISPR खुद कह चुके हैं कि गफलत बरतने पर हमने कार्रवाई की। अभी तक नेक्सस का जिक्र तो उन्होंने खुद नहीं किया। अब अगर आप सानिया 9 मई को देखें, सानिया को तो नहीं, हम वाकया कह लें, सानिया कह लें, अपनी अपनी एक वो टर्मिनोलॉजी की बात है। हमारे यहाँ शिद्दत के लिए भी इस तरह के अल्फाज, वाकया होता है और उसकी शिद्दत जब बढ़ जाती है, टाइम गुजरता है, तो वो सानिया भी हो जाता है। जी। तो मुमकिन तौर पे अब ये आगे फ्यूचर में कहीं इसको सानिया भी बना दिया जाए। जी, अब जब इतना टाइम गुजर चुका, 9 मई से लेके आज 27 जून गए, तकरीबन ये 1.5 माह से भी, पौने 2 माह बनते हैं। ये पौने 2 माह के दौरान अभी तक DGISPR की जानिब से, जो फौज की या जो सिविलियन एजेंसीज हैं उनकी जानिब से ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत मीडिया के सामने, किसी अदालती फोरम के सामने ये नहीं लाया जा सका कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड थे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ DGISPR से भी बार बार ये सवाल किया गया कि भाई जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इस तमाम इल्ज़ाम से रियासत पर हमला जिसको आप करार दे रहे हैं, वो रियासत पर हमले से भी बरी हो रहे हैं, वो दहशतगर्दी की दफात से भी बरी हो रहे हैं, वो फौजी अदालतों में ट्रायल से भी बरी हो रहे हैं। जी जी, तो वो कैसे बरी हो रहे हैं? तो वो जो पैमाना है, वो मुझे लगता है कि वो पैमाना टूटा हुआ है। सही। वो पानी उसमें से जो निकल रहा है, जिसको इन्होंने निकालना होता है, वो शायद अंगूठा रखा हुआ है आगे, वो जिसको निकालना हो निकाल देते हैं, जिसको रोकना हो वो रोक लेते हैं। ये था कि वो पाक होके निकल जाते हैं। कोर्ट के अंदर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब 9 मई हुआ तो PTI के मुराद राज साहब और एक गालबन अकरम चीमा है, के अकरम अवान है, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, ये कोर कमांडर लाहौर के सामने वहां पे मौजूद थे एहतजाज के लिए। अब मुराद राज साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके सदर हैं शायद लाहौर। जी जी, अब मुराद राज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, PTI छोड़ दी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, उनके गुनाह माफ हो गए, उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, उनकी सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो बेगुनाह है। और अकरम चीमा साहब जो उनका सुना है कि वो अब मिलिट्री कोर्ट्स में उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। तो जो आप बात करें ना कि इमरान खान के खिलाफ ट्रायल वाला, अभी तक ऐसा, जो दामाद है मियां महमूद, अभी तक कोई ऐसा सबूत किसी जगह पे सामने नहीं आया। सबसे बड़ी एक और मैं सवाल यहाँ पे उठाना चाहता हूँ कि अगर फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड थे, 9 मई को वो थे किधर? सबसे पहला सवाल ये है कि वो तो कस्टडी में। नहीं, यहाँ पे एक और सवाल सर पैदा होता है ना। आप ये कहते हैं कि ये मास्टरमाइंड थे, ये तमाम लोग जिन्होंने 9 मई की पहले कई महीने से मनसूबाबंदी की। DGISPR ने खुद कहा है कल कि कई महीनों से इसकी मनसूबाबंदी चल रही थी और एजेंसियों की इसके ऊपर नजर थी। पहला सवाल सर यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर इतने महीनों से ये मनसूबाबंदी चल रही थी तो हुकूमती किसी वजीर ने इस मामले के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई पेशगी, ऐसा कोई सबूत क्यों नहीं रखा कि जी फलां लोग हमने पकड़े हैं जो इस मनसूबाबंदी में शरीक है? दूसरी बात यह है कि आप जिन PTI के कारकुनान को पकड़ रहे हैं उनसे बयानात आ रहे हैं कि जी हमें इमरान खान की जानिब से, ये PTI क़यादत की जानिब से कहा गया था। वो जो इमरान खान और कारकुन सबसे निचला लेवल है किसी भी सियासी जमात का, जो आप समझे कि वो प्यादे होते हैं शतरंज के अंदर। इमरान खान या पार्टी लीडर किसी भी सियासी जमात का नहीं होती, वो सबसे ऊपर है। तो ये जो दरमियान में ये लेयर बनती है ना, दीगर पहले दर्जे की क़यादत, दूसरे की, तीसरे की, फिर आपके सदार वो सूबाई लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर आपके यूनियन काउंसिल लेवल तक आते हैं। वो दरमियान से वो सारी लेयर गायब है। वो सारी लेयर कौन सी है? वो लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरी जिम्मा हो रहे हैं, वो उनके गुनाह माफ हो रहे हैं। तो आप वो इस्टेब्लिश कैसे करेंगे कि कारकुन से लेके इमरान खान के दरमियान डायरेक्ट ये, वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि कारकुनों को ज़मान पार्क में रखा गया, इनको यहाँ पे ट्रेंड किया गया, उसके बाद इनका जेन साजी होने के बाद इन लोगों ने जाके अटैक किया। तो जो आज की वीडियो है उसके बारे में मैं आपसे आखिरी सवाल अभी करना चाहूँगा
इमरान रियाज का जिक्र हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप उनको प्रोड्यूस करें, कोशिश करें कि वो ईद अपने घर वालों के साथ गुजारें। जो 102 लोग जिनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, आप इतनी कोशिश तो करें कि फ़ोन पर उनके घर वालों से बात करवा दें, उनका राब्ता करवा दें, ताकि और कोशिश बेहतर यही है कि वो ईद अपने घर पे करें। अटारनी जनरल ने क्या इस पे तावील दी, कि प्रॉमिस किया, कोई कमिटमेंट की? देखें, 102 लोगों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप इस फहरिस्त को पब्लिक करें, इन लोगों के नाम पब्लिक करें। तो उसके ऊपर फिर अटारनी जनरल ने कहा कि हम इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर साथ ही जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने समझे कि एक तरह की तजवीज़ उनकी थी। उन्होंने अटारनी जनरल को मुखातिब करके कहा कि अटारनी जनरल साहब, आप पहले इन मुलजमान के साथ, इन 102 अफराद के साथ इनके अहल खाना की मुलाकात करवाएं, इनको मिलवाएं, उसके बाद इस लिस्ट को पब्लिक करें। उसकी वजह जो उन्होंने ये कहा कि जब ये लिस्ट पब्लिक होगी ना, तो नाम सामने आएंगे, तो मुमकिन तौर पे एक किसी किस्म का फैमिली के ऊपर दबाव आ सकता है कि ये लोग हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं और इनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप फैमिली के साथ मुलाकात पहले करवा लें, उसके बाद इसको पब्लिक कर दें। फिर ईद का जिक्र आया कि आप ईद के दिनों में या ईद के और बाद, उन्हें फिर इमरान रियाज खान भी, जी, इमरान रियाज का भी उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें कि उनकी बाजियाबी हो। और अटारनी अटारनी जनरल ने जनरल साहब ने कहा वफाकी कि वो हुकूमत, हमारे जी, हिरासत में है या नहीं। वफाकी हुकूमत की हद तक, या जो सिविलियन इदारे हैं जो वफाकी हुकूमत के मतहत आते हैं, उसकी हद तक अटारनी जनरल ने कहा कि हमारे पास कोई जो है ना वो इमरान रियाज हमारे पास नहीं है, किसी इदारे की तहवील में नहीं है। तो अब अगर सिविलियन इदारे या वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि एक सीनियर एंकर और सहाफ़ी जो है वो पिछले तकरीबन कोई 1.5 माह से गायब हैं, 45 रोज़ से ज़्यादा उनको हो चुके हैं इमरान रियाज को लापता हुए, और वो नहीं है, तो फिर मुमकिन तौर पे फिर आपके पास फौजी तहवील बनती है या एजेंसी है, उनसे अगर पूछा जाए। आखिर उनका जिक्र हुआ, चीफ जस्टिस ने उनके जी, लिए चीफ आवाज जस्टिस ने उठा दी। ये भी कहा कि आप उनके अहल खाना कोशिश ये करें कि ईद वो इमरान घर पे रियाज मनाएं। ईद अपने घर मना सकें। तो अब देखें, अभी ईद में 2 रोज़ रहते हैं, मुमकिन तौर पे हो सकता है कि हुकूमत की कोशिश से, चीफ जस्टिस की कोशिश से इमरान रियाज जो है वो रिहा हो जाए। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको वापस उनके ख़ानदान से मिला। हमारी दुआएं इमरान रियाज की सेहत और सलामती के लिए हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये तजिया आपको कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।